जो लोग फेसबुक पे आकर के कमेंट करते हैं एमआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद, वो झेले नहीं, झेले हम हैं। मेरे हाथ पे हथकड़ी लगा। आप ये कहना चाहते हैं कि एमआईएम के आने से अशांति हुई है? हाँ। मेरा एक दोस्त था कोई, उसका नाम राहुल है। एमआईएम जीतने से वो थोड़ा सा बैर कट गया, उसको लगा कि ये कट्टरवादी है। राष्ट्रीय जनता दल यादवों को लेकर चलती है, और सारी पार्टियां हैं, कोई कुर्मी को लेकर चलता है, कोई और सारी चीज़ों को लेकर, वहाँ आपको कट्टरवाद नजर नहीं आए थे, लेकिन कोई मुसलमानों की बात करे तो वहाँ आपको कट्टरवाद नजर आ जाता है। एमआईएम के आने से ऐसे कौन सा अशांत फैल गया, कौन सा चीज़ें हो गई जो पहले? कट्टरवाद है इससे, कट्टरवाद है, इससे कट्टरवादी होता है, नफरत फैलता है, लोगों में तनाव होता है, आपसी जो हम लोग का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाता है। लच्छेदार और गुलाबी उर्दू के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। गुलाबी उर्दू से मतलब अख्तर साहब का? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लिया, वो आप कह रहे हैं। नहीं, आपका जो इशारा, गुलाबी उर्दू, मैं भी उर्दू बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ। गुलाबी उर्दू सारी चीज़ों को एक तरफ रखा जाए, लेकिन एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि विधानसभा में जिस तरह बातों को रखने का एक लीडर के अंदर जो होना चाहिए, वक्त इरमान के अंदर है। आप तो कहते हैं कि हम हक छीन के लाएंगे, हक लड़के लाएंगे, तो कहाँ गया छीनने वाली बात? इसका मतलब जितना भी आप खाद दिए गए थे तमाम का तमाम झूठ था। वो हक छीनते भी, लेकिन जो उनके बाजुओं को काट दिया गया तो फिर कमजोर हो गए ना, तो फिर छीनते भी शायद अगर वक्त रहता तो। एक आदमी भी चाहे तो कुछ कर सकता है, अल्लाह एक ही है। ठीक है, सरकार तो गठबंधन का ही बनेगा, भाजपा वर्सेस गठबंधन ही है यहाँ पर, कोई तीसरा पार्टी आकर के सरकार नहीं बना सकता है। एमआईएम का सीमांचल में कोई उनका भविष्य नहीं है। 5 सीटें आई थी सीमांचल में, वो एक लहर था, एक हवा था, वो लहर अभी भी बरकरार। अगर सोशल मीडिया में आप एमआईएम का एक पोस्ट कर देंगे तो 80% उनकी तारीफ में कमेंट आता है, तो कैसे मान जाए कि लहर खत्म हो गई? जिस तरह से भाजपा के अंधभक्त हैं, इस तरह के कुछ लोग एमआईएम के अंधभक्त हैं, लेकिन कुछ नहीं देख रहे हैं, अनशन बस एमआईएम जिंदाबाद। कहीं भी आप देखिए ना, कोई मर भी जाता है वहाँ भी लिख देते हैं। हमारे इस टेबल में एमआईएम के लोग आते रहते हैं और उनका कहना होता है कि हमारे जो लोग गए हैं वो उससे एमआईएम नहीं था, हमारा एमआईएम की जो जनाधार थी वो आज भी जिंदा है। जो लोग गए हैं कोई बात नहीं, फिर कल हम उसी उमंग के साथ लड़ेंगे और हमारी जीत भी होगी। आने वाला चुनाव में पता चलेगा उनको कितने जमीन में उनकी ताकत है। तो अपना गट्स पैदा करना पड़ेगा आपको। किसी भी सियासतदान, किसी नेता का अगर आप भरोसे में रहेंगे कि वो करेगा तो नहीं करेगा। आप अपना ताकत पैदा कीजिए, अपनी सियासी जमीन पैदा कीजिए। मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस में मजबूरी में लोगों ने वोट दे देते हैं। मैं ऑन द कैमरा बोलने में मुझे हेजिटेशन नहीं हो रहा है, जब पत्रकार की हैसियत से भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो जीत भी रहे हैं तो मजबूरी में, चूँकि उसका सैंपल कांग्रेस का है। आपकी बात केडीबी लाइव के साथ मैं आज हमारे खास मेहमान हैं रेहान फजल तेसिया टोली, जिनके बारे में आप जानते ही होंगे, काफ़ी उद्यम मचाते रहते हैं और बड़े ही जज्बाती नेता कहें, युवा कहें, उसके लिए जाने जाते हैं। केडीबी लाइव के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उस काबिल समझे कि आप अपने न्यूज़ चैनल में मुझे बुलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल जवाब के इस दायरे को इससे पहले कि बड़ा करें, हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? जो लोग आपको नहीं जानते हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप खुद। मेरा घर देसिया टोली हुआ, बहादुरगंज प्रखंड। मेरा नाम रेहान हुआ और 7-8 साल 10 साल से समाज सेवा करता हूँ। सियासत में भी मेरा हिस्सेदारी है। कभी ना कभी किसी न किसी सियासी पार्टी, सियासी जमात के साथ खड़ा रहा हूँ और बचपन से ही एक मकसद, एक ख्वाब लेके जी रहा हूँ कि आवाम की खिदमत करना है, समाज के लिए काम करना है, समाज को आगे बढ़ाना है। जिला पंचायत चुनाव में हमने देखा था, आपने इंजीनियर नासिक नादिर साहब जो जिला परिषद है उसके लिए आपने काफ़ी मंचों में देखा था। उसके बाद जो ही वो जीते उससे आप नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं। नहीं, वो मेरे बहुत करीब दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं वो। और जब चुनाव लड़ रहे थे, मैं सिलीगुड़ी में था कुछ काम से, तो फिर मैं आया, उनके लिए काम किया, मेहनत किया। ऑब्वियसली जब अपने कोई लोग चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका साथ दें, और मैंने उनके लिए मेहनत किया और कोचरधाम के अवाम ने उनको कामयाब भी किया अल्लाह के फजल करम से। और अब वो जीत गए हैं तो उनका अपना काम है, मेरा भी अपना काम है। जहाँ तक मेरा फ़र्ज़ था एज अ दोस्त, एज अ भाई, मैंने उनके लिए काम किया। अब वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन जीतने के बाद आप नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरह की चुनाव के टाइम आप सक्रिय भूमिका में थे, जिससे देखा था मैंने सोशल मीडिया के जरिए, और अभी थोड़ा सा कहीं भी नज़र नहीं आता। ऐसा नहीं है, चुनाव के समय में ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, ज़्यादा सोशल मीडिया में लोग एक्टिव होते हैं, लाइव चलते हैं तो लोग दिखाता है कि नहीं साथ में है। अब भी साथ में होते हैं तो अब उस तरह से सोशल मीडिया में नहीं पोस्ट करते हैं, लेकिन साथ में होते हैं। चलिए, इससे पहले की बातों को और बढ़ाया जाए, आपकी घटना घटी थी, आप जेल गए थे, मर्डर केस में था और हरिजन एक्ट में। क्या कुछ रहा, क्या मामला था वो? मामला ये था कि आप जब अच्छा काम कीजिएगा आपके पीछे हज़ारों दुश्मन लग जाते हैं। देसिया टोली जहाँ भी हो, हम लोग शुरू से एक ये रहा है कि भाई इंसाफ फायज हो, गरीब मजलूम पर कोई जुल्म ना हो, और इसी की लड़ाई हम लड़ रहे थे। और हमेशा लड़ते थे, जहाँ भी गलत होता था खड़ा रहते थे, कहीं भी जुल्म हो खड़ा रहना हो, उनके लिए लड़ना हो।
यही बात बहुत लोगों को पसंद नहीं करता था कि ये लड़का जो ज़्यादा ही उछल कूद करता है, ये बहुत ये कर रहा है, साजिश के तहत उनको, मैं उनके लिए एक कांटा बन गया। हालांकि बाद में प्रशासन की तारीफ होनी चाहिए कि मामले में प्रशासन बेहतर बहुत कार्य किया था उस मामले में। मैं पूरा SIT टीम जो गठित किया गया था, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ, खास करके SP साहब का, जो उस वक्त SP साहब कुमार आशीष साहब का, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस तरह से काम किया। 13 दिन में दूध का दूध पानी का पानी, सच्चाई। कैसा लग रहा था जब आप सलाखों के अंदर थे? जब एक अनुभव, हम चूँकि जो लोग तुम लोग तो पहली बार जेल जा रहे थे, ऑब्वियसली थोड़ा सा तो, नहीं, जब चले गए थे वहाँ अंदर, क्या कुछ दिन तो रहने का भी मौका मिला था? मैंने 13 दिन में जेल में 13 दिन थे, 13 दिन के अनुभव को हम चाहेंगे कि कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था? अच्छा तो नहीं लग रहा था। अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन ये समझ मैं जान रहा था कि सियासत में है, और सियासत में जो रहता है तो उनको जेल जाना अंदर की जो लाइफ होती है जेल की, मैंने जो लोग नहीं गए हैं चाहेंगे कि क्या कुछ जो नहीं गए वो नहीं जाए तो बेहतर है। नहीं, फिर भी वहाँ की जो जेल तो जेल है, घर और जेल में बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। जेल जाइएगा तो उनके हिसाब से आपको चलना होगा, उनके हिसाब से। आप बाहर है तो अपनी आज़ादी छीन ली जाती है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा 13 साल में रहा जेल में, 13 दिन में रहा जेल में, मैं जो देखा कि जेल में जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए उस तरह की सुविधा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए उस वक्त फिक्रमंद होंगे, और बहुत सारे लोगों का सारा रोल हुआ होगा जो कि आप बाहर आ गए। कुछ लोगों का नाम जो जिन्होंने पूरे सीमांचल की दुआएं थी, खास करके देसिया टोली की तमाम, चाहे वो नौजवान हो, औरतें हो, माएँ बहनें हो, सब। और ख़ास तौर से मैं विधायक अंजार नईमी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उस शख्स ने मुझे उस वक्त मेरा मदद किया जिस वक्त मैं सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। और मेरे जितने भी रिश्तेदार थे तमाम लोगों ने मेरे साथ दिया, मेरे जितने दोस्त अहबाब थे, और ख़ास तौर से मेरे एक मामा है रागिब हसन साहब, जो हम ब्रिज के ओनर हैं, समाज सेवी है, उन्होंने भी बहुत मेरा साथ दिया। आप जहाँ से आते हैं पूर्वी बेल्ट, वो बेल्ट आपका है, वहाँ पर एक घटना वहाँ का जो था मिनाज हत्याकांड, हाँ, तो जब ये वीडियो लोगों के पास जाएगा तब अदालत का फैसला भी आ जाएगा, क्योंकि अभी जो बंद, हाँ, कि अब क्या होता है उसको लेकर जो एक बहुत बड़ा वो किया गया, रोड पे उतरना पड़ा, सारी चीज़ें हैं, बाद में बात करेंगे किसी रोज़। लेकिन कुछ लड़कों पर FIR हुआ था, 40 लड़कों पे FIR हुआ था, और अभी तक वो FIR है। उसे प्रशासन का, इस जो कि सरकार भी राजद की है, बात आपने कभी पक्ष रखा? सरकार को चाहिए कि यहाँ पर संयमित होकर अभी वो सब लोग मिले थे विधायक जी से, अंजार साहब से। अंजार साहब उनको ये भी किए हैं कि 40 जितने भी लोग हैं, ये लोग पर गलत इल्ज़ाम लगा है, ऐसा कोई बात नहीं था, क्योंकि मैं भी मौजूद था वहाँ पे जनता में। बहुत सारे विधायक, लगभग विधायक आप राजद के हैं, तो इस हिसाब खुद उनके हाथों में बहुत बड़ी बागडोर है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को वो फ़ोन करके बोल सकते हैं, और ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भारत मैंने बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं तो नियम कानून भी है, हाँ, जो हिसाब से है, अदालत कोर्ट कचहरी का जो काम है उस हिसाब से होगा। आप बोलिएगा डायरेक्ट मैंने नाम ही काट दिए, उसमें होगा कि देखा जाएगा कि जो नहीं है, जिनको आपके तरह से भी हम ये गुजारिश करना चाहेंगे, जिन लोगों को निर्दोष में नाम दिया गया है उन लोगों का नाम, चूंकि वो लोग कुछ गलत लेके नहीं, बहुत सारे मामला देखिए नाम काट दिया वो बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है कि हथियार लेके गए थे, पूरा लाइव चल रहा है। और एक चीज़ है प्रशासन की, देखिए प्रशासन और सरकार की जो है, आपको हम बता रहे कितनी बड़ी नाकामी रही। वहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन गए, पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब गए, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब गए, और भी बड़े बड़े गए। जब किसी चीज़ पर पहुँचने की वजह से FIR होता है तो उन लोगों पर क्यों नहीं हुआ? जाहिर सी बात है यहाँ की प्रशासन की नाकामी है, और उसके बाद प्रशासन को नाकाम करने से पहले सरकार को आपको दोष देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार, प्रशासन किसके अंडर है? गृह मंत्री कौन है? यानी बिहार का जो गृह मंत्रालय संभाल रहा है वो शख्स जो भी हो, उनसे सारी चीज़ें सही नहीं संभाल रहा है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और मैं कहूँगा नहीं मान रहे फिर भी मानिए, ऐसा कोई बात नहीं। देश का जो माहौल है, सांप्रदायिक चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट तो किया जा रहा है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि कोई ऐसी पार्टी जो हमारे हक के लिए तो बात बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन वो कम से कम सॉफ्ट कॉर्नर रखे और कम से कम हालात को समझने में लेकर आए। ऐसे में ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ती है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। ये आपका बयान था, क्या करना चाहिए? क्या मैंने ये सारी चीज़ें ऑल इंडिया में क्या वोटों को जो बंटवारा कर रहा है, इससे बीजेपी को फ़ायदा होता है। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि MIM का सीमांचल में कोई उनका भविष्य नहीं है। 5 सीटें आई थी सीमांचल में, वो एक लहर था, एक हवा था, वो लहर अभी भी बरकरार। अगर सोशल मीडिया में आप MIM का एक पोस्ट कर देंगे तो 80% उनकी तारीफ में कमेंट आता है, तो कैसे मान जाए कि लहर खत्म हो गई? जिस तरह से भाजपा के अनुभक्त हैं, इस तरह के कुछ लोग MIM के अनुभक्त हैं, लेकिन कुछ नहीं देख रहे हैं, अनसन बस MIM जिंदाबाद। कहीं भी आप देखिए ना, कोई मर भी जाता है वहाँ भी लिख देते हैं। हमारे इस टेबल में MIM के लोग आते रहते हैं, और उनका कहना होता है कि हमारे जो लोग गए हैं वो उससे MIM नहीं था,
हमारा एमआईएम की जो जनाधार थी वो आज भी जिंदा है। जो लोग गए हैं कोई बात नहीं, फिर कल हम उसी उमंग के साथ लड़ेंगे और हमारी जीत भी होगी। आने वाला चुनाव में पता चलेगा उनको कितने ज़मीन में उनकी ताकत है। देखिए ये सीमांचल, अब सीमांचल से हम लोग रहते हैं, सीमांचल बहुत ही शांत इलाका है। हम पर मामला हुआ था जब मैं जेल में गया था तो बड़े बीजेपी के नेता ने कहा, एमआईएम के आने से नहीं, मेरा बात सुनिए, जब मैं जेल में गया था तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने कहा कि वहाँ पे इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो एमआईएम का विधायक है, हाँ, वो मुस्लिम विधायक है, तो वो हम झेले हैं ना। जो लोग फेसबुक पे आकर के कमेंट करते हैं एमआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद, वो झेले नहीं, झेले हम हैं। मेरे हाथ पे हथकड़ी लगा। आप ये कहना चाहते हैं कि एमआईएम के आने से अशांति हुई है? मेरा एक दोस्त था, मेरा एक दोस्त था कोई, उसका नाम राहुल है। एमआईएम जीतने से वो थोड़ा सा बैर कट गया, उसको लगा कि ये कट्टरवादी है। हम कट्टरवादी को बढ़ावा नहीं देंगे। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, महात्मा गांधी की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सोच के देश है। तो इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल यादवों को लेकर चलती है और सारी पार्टियां हैं, कोई कुर्मी को लेकर चलता है, कोई और सारी चीज़ों को लेकर, वहाँ आपको कट्टरवाद नजर नहीं आए थे, लेकिन कोई मुसलमानों की बात करे तो वहाँ आपको कट्टरवाद नजर आ जाता है। तो फिर आप बीजेपी को फिर गलत क्यों कहते हैं? बीजेपी भी ठीक है। फिर अब अगर एमआईएम को गलत कहते हैं तो बीजेपी भी ठीक है। तो फिर राजद कैसे सही हुई? वो भी राजद तो सबको लेकर चल रहा है ना। फिलहाल A to Z का फॉर्मूला आया है, लेकिन बैकग्राउंड अगर देखा जाए राजद का तो MY समीकरण था। तब भी तो हम थे, हम थे ना, लेकिन और लोग तो छूट रहे थे, कोई भी छूट रहे थे। MY रहने से बाकी लोग तो छूट रहे थे। सुधार किया गया है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने सुधार किया है। A to Z की बात करते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव जो A to Z की, ये ठीक है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो उस दौर में हम लोग नहीं थे सियासत में, उस दौर में हम लोग एक्टिव नहीं थे। अब हम लोग एक्टिव हुए तो बदलाव हुआ। तब एमआईएम के आने से ऐसे कौन सा आसान फैल गया, कौन सा चीजें हो गई जो पहले कट्टरवाद है। इससे कट्टरवाद है, इससे कट्टरवादी होता है, नफरत फैलता है, लोगों में तनाव होता है, आपसी जो हम लोग का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाता है। और एक चीजें, और ये बोलने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। और एक चीज हम भी गौर करते हैं कि एक खबर चलाया था लच्छेदार और गुलाबी उर्दू के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। गुलाबी उर्दू से मतलब अख्तर साहब का? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लिया, वो आप कह रहे हैं। नहीं, आपका जो इशारा, गुलाबी उर्दू, मैं भी उर्दू बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ। गुलाबी उर्दू सारी चीज़ों को एक तरफ रखा जाए, लेकिन एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि विधानसभा में जिस तरह बातों को रखने का एक लीडर के अंदर जो होना चाहिए वो अख्तर ईमान के अंदर है। काम जमीन पे, काम के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत सारे वादे थे उनके नेता के। रेलवे स्टेशन कहाँ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिकल कॉलेज कहाँ गया? कटान धसान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अमोर में है। और कहीं ना कहीं शायद जितनी बातों को बेहतर से रखते हैं, जमीन पर उतना काम नहीं हो रहा। तो अख्तर ईमान भी वही कहते हैं। हम लोगों ने एक इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि एक नेता का काम सड़क बनवाना नहीं होता है, सड़क तो सरकार बनवाती है। एक नेता का काम होता है कि आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा देना, और मैं वो कर रहा हूँ। बस इतना ही काम है, चाहे काम जमीन पे होना हो। वो सरकार की जिम्मेदारी है, चूंकि सरकार तो सरकार की जिम्मेदारी तो आप लोगों का है ना। वो यहाँ देखिए, एक विधायक को जितना कहते हैं कि हम हक छीन के लाएंगे, हक लड़के लाएंगे, तो कहाँ गया छीनने वाली बात? इसका मतलब जितना भी आप खाद दिए गए थे सब तमाम का तमाम झूठ था। वो हक छीनते भी, लेकिन जो उनके बाजुओं को काट दिया गया तो फिर कमजोर हो गए ना, तो फिर छीनते भी शायद अगर वक्त रहता तो। एक आदमी भी चाहे तो कुछ कर सकता है, अल्लाह एक ही है, वो होना चाहिए। चलिए, बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम रोकना चाहेंगे, अन्यथा पूरा इंटरव्यू एमआईएम वर्सेस चीज़ें हो जाएगा। फिर कभी दूसरे कोई आएंगे तो फिर सारी चीज़ों को बात किया जाएगा। हमारी जब आपसे जान पहचान हो रही थी या हुई थी तो हम जहाँ तक आपको प्रश्न जानते हैं कि पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब के आप बहुत करीबी रहे, मैंने देखा भी था। उनका क्या रोल सारी चीज़ों को लेकर के, जब आप देखिए अभी क्या संबंध है आपके उनसे? उस वक्त वो विधायक थे। जी जी, तो सबके विधायक थे, मेरे भी विधायक थे, मैं उनके साथ था, तकरीबन 5 साल उनके साथ रहा। लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ा उनका, उस वक्त वो मेरे साथ नहीं थे। हालांकि आप उनके बहुत उन लोगों में से थे जो खास बोल सकते हैं, जिसके काफ़ी एक राइट हैंड की तरह उस अपनी पूरी बेल्ट मान लो कि मैं राइट हैंड था। अगर मैं राइट हैंड होता तो उस वक्त तो मेरे घर में होते, मेरे परिवार के साथ होते, मेरे साथ होते। मैं कैसे मानूँ? इसलिए मैंने भी सियासत सीखा है कुछ, कि सियासत में कोई आपका अपना नहीं होता, कोई सगा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, यूज़ होते हैं, तो आपको भी उसी हिसाब से चलना है। खास करके युवाओं को का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, चुनाव के वक्त हो या फिर जिस तरह उसके बाद फिर उन्हें उसके हालात पे छोड़ दिया जाता है, उसके बाद रिश्तेदारी हावी रहती है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो। उन युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जो एक कार्यकर्ता बनकर किसी लीडर के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं, और उसके बाद फिर जब वो लीडर कामयाब होते हैं तो वो सबसे पहले तलाशते हैं तो अपने रिश्तेदारों को ही तलाश करते हैं। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम युवाओं से ये कहेंगे कि जो सियासत में आना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, तो अपना गट्स पैदा करना पड़ेगा आपको। किसी भी सियासतदान, किसी नेता का अगर आप भरोसे में रहेंगे कि वो करेगा, तो नहीं करेगा। आप अपना ताकत पैदा कीजिए, अपनी सियासी ज़मीन पैदा कीजिए, आप भी आगे बढ़ सकते हैं।
कोई भी चीज़ शुरुआत जो होता है जीरो से होता है, जीरो से 100 तक पहुंचता है। तो आपको शुरुआत करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप किसी के भरोसे में अगर रह जाइएगा तो भरोसे में रह जाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। 2024 आने वाला है, इसमें जो मौजूदा सांसद है उनकी जो कार्यशैली है या लोगों से मिलने का विकास, मुझे भी बोलने में कोई हिचक नहीं है कि मैंने एक तरह से सही साबित नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में एक सांसद का जो रोल होना चाहिए वो हो नहीं रहे हैं। तो 2024 के लिए एक असमंजस की स्थिति हो रहा है कि एक तरफ हम परिवर्तन चाहेंगे, दूसरी तरफ बीजेपी वाले, एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हफीज़ अख्तर साहब होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपका क्या एक मोटिव हो सकता है 2024 के लिए? चुनाव का बहुत समय है, अभी जो हालात होंगे उससे होगा। देखिए, अभी सबसे ज़्यादा जो हमारी लड़ाई है कि भाजपा को हराना है। भाजपा नहीं हारेगा तो देश, भाजपा को हराने के लिए अगर कोई हमारे दुश्मन भी खड़ा आ जाता है तो हम उसको वोट कर देंगे, चाहे वो नकारा हो या फिर वो किसी काम के नहीं हो, क्योंकि मकसद हमारा है भाजपा को हराना, हमारे यहाँ की विकास बाहर में जाए। विकास ये तो हम लोगों का पार्टी आला कमान को समझना चाहिए कि कैसे लोगों को टिकट दें। ऐसे लोगों को टिकट दें जो एक्टिव लोग हों, जो लड़ना जानता हो, जो आवाम के बीच में रहना जानता हो, जो सुख दुख में पहुँचे, लोगों की खबर खैरियत ले, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। अंजार साहब की आपने बात की, आपने उसका शुक्रिया अदा किया। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें जो अपने इलाके में है उस तरह से एक्टिव नहीं रहते हैं, या कार्य को लेकर के वो इतने सारे कार्य नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। मैं चाहूँगा कि अगर इसमें आपका क्या दृष्टिकोण हो सकता है? देखिए, अंजार साहब जब से जीते तब से कोविड आ गया, 1.5 साल उधर ख़त्म हो गया आपका। जितने भी थे सब काम, सरकारी काम थे, सब रुक गए, कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद आप देख रहे हैं काम हो रहा है। अभी आपका 23 +2 के स्कूल को मंजूरी मिला है। नेहरू कॉलेज के लिए भी उन्होंने ऐवान में आवाज़ उठाया था, काम हो रहा है। लेकिन यह है कि अंजार साहब वो साफ आदमी है, वो दिखावा नहीं करना जानता है, झूठ फरेब नहीं बोलता है, झूठा वादा नहीं करता है, बहुत क्लियर आदमी है अंजार साहब। देखिए, सियासत में इसलिए नहीं आए कि उनको पैसा कमाना है, वो तो पहले से ही अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया रखा है, दौलतमंद था वो। जब कुछ नहीं था तब भी फॉर्च्यूनर उसके पास था, लेकिन वो सियासत में आया है कि काम करना है, लोगों की खिदमत करना है, और वो कर रहा है। दिखावा कम करता है वो आदमी, दिखावा नहीं करता। कहना कि रेहान फजल का झुकाव जो बातों से आपको लग रहा है कि अब अंजार साहब की तरफ बहुत ज़्यादा, झुकाव की बात नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें झुकाव कुछ नहीं, सच्चाई यही है। एक मामला था आपका किसी नर्सिंग होम को लेकर, काफ़ी उद्यम मचा रहे थे। हालांकि आपका एक तरह से एक मामला नहीं है, कई ऐसे मामले। एक बार आपको एसपी साहब कैसे उठा कर लेकर चले गए थे। मैंने उद्यम मचाते रहना और कहीं भी झटपट लड़ाई मोड़ के इसमें आ जाते। एक तरह से मैंने कुछ लोग जो आपको जानते थे कि आदतन आपको कहा जाता है कि आपकी आदत नेचर में जो शामिल है किसी से भी लड़ लेना। थोड़ा सवाल करवा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये आरोप है पर ऐसा कोई बात नहीं है। हम वही लड़े हैं जहाँ पे लड़ना चाहिए। ये फर्जी नर्सिंग होम आप देख रहे हैं कितना किसान जिला में है। कौन सा नर्सिंग होम था वो? ये आपका एएस नर्सिंग होम था। अच्छा। मेरी अपनी मामी गई थी वहाँ पर, उनके साथ बदतमीजी किया गया था। कैसे बर्दाश्त कर लिया जाए? ये अस्पताल वाले हमसे कमाते हैं और हम पर लाठी चलवाते हैं तो छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो, कितना बड़ा नर्सिंग होम हो, कोई नहीं बचेगा। गलत कीजिएगा तो उसका आपको। पहले बहुत एक्टिव रहते थे आपके दोस्त इंजीनियर नासिक नादिर साहब नर्सिंग होम को लेकर के। अब भी है। अक्सर होता है ना कि जब किसी मामले को लेकर कोई बड़ा चेहरा अगर उस पर बात करता है तो उसके बाद फिर जो अंदरूनी एक टेबल के नीचे वाली बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कहीं फिर वो भी साइलेंट तो नहीं हो गए। नहीं, साइलेंट। हालांकि पप्पू यादव पे इसका आरोप लगता है कि नर्सिंग होम को उन्होंने एक बार बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन फिर जब डील हो गए, ये आरोप है, मैं इसे साबित नहीं कर पाऊंगा, इसका कोई पुष्टि नहीं हुआ है, इसका कभी पुष्टि नहीं। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए, पुष्टि होना एक अलग बात है, नहीं होना अलग बात है। जब किसी मुद्दे को लेकर आप कहते हैं कि ये चीज़ बंद होना चाहिए, मान लीजिए कि नर्सिंग होम बंद होना चाहिए, उसके बाद आप 2 महीने बाद फिर उसको शांत हो जाते हैं, तो एक ऑटोमेटिकली लोग। देखिए, जब तक आवाम साथ नहीं देगा, एक आदमी नहीं लड़ सकता है ना, एक आदमी आवाज़ उठा सकता है। आप आवाज़ उठा सकते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो उनके पीछे तादाद भी होना चाहिए। आम जन, जो आम आवाम है, जब वो नहीं सोचेंगे कि क्या हो रहा है अस्पताल में, लोग क्यों मर रहे हैं अस्पताल में, लापरवाही कहाँ पे है। फर्जी नर्सिंग होम में पैसे लेकर ले लेते हैं, इतना पैसा लेता है एक गरीब आदमी को 40,000 50,000, कहीं तो हम सुनिए 1 लाख तक का बिल बना दिया है, फिर मर जाता है आदमी। कितना अस्पताल है आपके किसानगंज में ऐसा फर्जी अस्पताल, बताइए? कुछ नहीं हुआ। प्रशासन को चाहिए ये नर्सिंग होम में हुआ, क्या हो गया, क्या किया प्रशासन? तो इसलिए इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग बदनाम हो जाते हैं, प्रशासन मचाते हैं। बिना मिली भगत से तो कुछ चल रहा होगा। मैं 2024 की बात कर रहा था, तब तक मुद्दे से भटक रहे थे हम लोग। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे नहीं सकते, चाहे इसके लिए जो हो जाए, और मौजूदा जो सांसद है उसे पसंद नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। मैंने जो सिर्फ, मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस है, मजबूरी में लोगों ने वोट दे देते हैं। मैं ऑन द कैमरा बोलने में मुझे
हेजिटेशन नहीं हो रहा है, जब पत्रकार की हैसियत से भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो जीत भी रहे हैं तो मजबूरी में, चूंकि उसका सैंपल कांग्रेस का है। ऐसे में सुलेमान एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्या दृष्टिकोण, क्या नज़रिया है एमआईएम को लेकर एज रेहान फजल का? जवाब आप ही का इसमें शब्द में था, अल्फाज में था, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दिक्कत यहाँ पे है। देखिए, मजलिस की जब बात करते हैं आप, यहाँ से पहले आप 5 विधायक जीते। अब देखिए कि ऐवान में आवाज़ उठाते थे ना अख्तुल इमाम साहब, क्या हुआ उसका? सिर्फ आवाज़ उठाना ही बड़ी बात नहीं है ना, काम होना चाहिए ऑन द फ्लोर आपको कि ज़मीन पे क्या काम हो रहा है। सरकार जिनका है काम उन्हीं का होगा, आप कितनों बोले कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी लड़ी ना, अभी आपका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, गुजरात में लड़ा, बंगाल में लड़ा, कितना सीट आया? फ़ायदा किनको हुआ? भाजपा को हुआ। कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो भाजपा की बी टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा होता है इससे, उनकी बातों से, उनकी जज्बाती नारों से। जहाँ पे मुसलमानों को एक तरफ होने की बात करते हैं, वहाँ हिंदू एक तरफ हो जाते हैं, इससे भाजपा को फ़ायदा होता है। तो हम तो ये समझेंगे ना कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है दाल में काला। आपके कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, सेकुलर पार्टियां ही हमारे लिए अभी ठीक है जी। सीमांचल की जो हालात हैं, जब कुछ विधायक जब आरजेडी में गए थे तब उन्हीं लोग का एक बयान था कि सीमांचल मूवमेंट या सीमांचल मंच को, मैं भूल रहा हूँ वो सब, सीमांचल एकता या सीमांचल कुछ बनाना चाह रहे थे, तेजस्वी यादव का वो था, अब तक नहीं बन पाई। उस पर काम चल रहा है अभी, बहुत जल्द आप देखिएगा काम ज़मीन पर नज़र आएगा इंशाल्लाह, काम चल रहा है उस पर। अब देख रहे हैं कि जब से सरकार बना है, गठबंधन का सरकार बना है, नीतीश कुमार जी जब से, तेजस्वी यादव भी जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार का हालत में कितनी तब्दीली आ हुआ है। अब देख रहे हैं कि रोजगार पे भी काम चल रहा है, कितने लोगों को काम मिला, जॉब मिला। एक चीज़, देश की जो आज हालत है, इस तरह से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पर गलत चीज़ें हो रही है, कहीं धार्मिक जो चीज़ें है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, और उन्माद फैलाने वाली नफरत, हिट स्पीच जिसको कहा जाता है, वो का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रहे हैं देश में, उसको लेकर के आपका क्या दृष्टिकोण है? सरकार भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, ईडी है, सीबीआई सब उनका है। आजम खान साहब हिट स्पीच दे दिए तो उन पर कितना कार्रवाई हो गया। अब वहीं योगी आदित्यनाथ का भी हिट स्पीच था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये भाजपा की सरकार, देखिए भाजपा जब तक रहेगा देश तबाह बर्बाद होगा, उनका पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं कहना चाहूँगा, मीडिया जिनको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वही बिका हुआ है। और मैं आप जैसे न्यूज़ चैनलों का शुक्रगुजार हूँ, जैसे KDB लाइव जैसे छोटे मोटे न्यूज़ चैनल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सच्चाई को दिखा रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इन्हीं की वजह से देश अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आप लोग जैसे संभाल कर, सरकार के लिए क्या दृष्टिकोण है आपका? सरकार से मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ, उम्मीद नहीं। इनका एक ही काम है, हिंदू मुसलमान, यानी चाहे बेरोजगारी की बात करें या फिर बढ़ता हुआ क्राइम का रफ्तार, या तो इसमें दोष सरकार का है, चूंकि कुर्सी पे वो है, बात उन्हीं पे है। तो हम यहाँ पे सवाल करना चाहेंगे कि सीमांचल में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे देश की जो हालात है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। बिहार की जो हालात है, शिक्षा मंत्री का बयान ले लीजिए, या फिर आज वार्ड सचिव धरने पर बैठे हुए हैं, हाँ, 2 माह से अधिक वक्त हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद सीमांचल में जो क्राइम का हम एक रिपोर्ट आपको पेश कर सकते हैं, हमारे पास सारा खाचा है, जब से राजद की सरकार आई है और उसके पहले के 6 महीने और बाद के 6 महीने में 33% की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ कौन जिम्मेदार है? यहाँ प्रशासन जिम्मेदार होगा, चूंकि आप प्रशासन को थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। यानी देश में अगर कानून व्यवस्था खराब होती है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है, और अगर बिहार में कानून व्यवस्था खराब होती है तो प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन जिम्मेदार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष का भी थोड़ा बहुत गेम है। देश की आबो हवा खराब हो, देश में रोजगार ना आए, तो बिहार में तो रोजगार है, नहीं दे रहे हम लोग। हमारी सरकार बनने कितना दिन होगा, कितना वक्त होगा सर? जो रोजगार अभी दे रहे हैं, अभी जो रोजगार दे रहे हैं, ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन सरकार लोगों को गुमराह कर रहा है। जो स्वीकृत किया हुआ था उसमें से ये है कि ये काम तारीफ है काबिल है कि वो जो ज्वाइनिंग लेटर बांटा जा रहा है, पहले वो पेंडिंग, लेकिन ये सारे पहले के किए हुए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही द्वारा जब वो तभी के थे। बस ये है कि अभी ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, लेकिन चलिए दिया तो जा रहा है, इसमें हम महागठबंधन को नंबर देना चाहेंगे। इसमें कोई रोजगार की बात हटा दे रहे हैं, नौकरियां दे रहा है, लेकिन उसके अलावे जो क्राइम का गफ्तर, अगर सीमांचल की बात करेंगे, लगातार कहीं ना कहीं लूट तराजी हो रही है, इस पे बैठक चल रही है, बात हो रही है। तो हमको ये समझ, जब भी पार्टी से जुड़े हुए लोग आते हैं जो मतलब पक्षधर हो, तो देश की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी खराब है, सरकार जिम्मेदार है, लेकिन राज्य की बात आ रही है तो प्रशासन पे हम
वो कर देते हैं। दोनों जगह एक रोल हो सकता है, ये दोहरा चरित्र है। हमारा सरकार बनने का भी ज़्यादा समय नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ ये है। बात हम मानिए, और आप देखिएगा आने वाले समय में सब बेहतर होगा। हर चीज़ पे, हर मास पे काम होगा, लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको रिजल्ट नज़र आएगा जमीन पर। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता था जिसका बयान था कि नीतीश कुमार का जो लोग हैं वो सारे लोग या तो राजद में चले जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। आपका क्या मानना है, राजद में जाने से अच्छा है या भारतीय जनता पार्टी में? ये तो बेतुका बयान है, ये हल्के दिमाग के लोग हैं, ये कुछ भी कहना कि राजद भी ये जो अंदर की बात हो तो वो भी ये चाहेगा कि जदयू कमजोर हो, भले गठबंधन में है, सरकार चलाने एक मजबूरी नहीं, होती कोई है। ऐसा बात नहीं। अभी आप देखे होंगे, अभी नीतीश कुमार जी पूरा तेजस्वी यादव को प्रमोट कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो बोलते हैं ना कि ये लोग बोलेगा है कुछ, तभी तो बीजेपी वाले उसको बड़ा पोस्ट देगा। ये लोग बड़ा पोस्ट के चक्कर में है, इसलिए नीतीश कुमार जी पर अन्य सन कुछ भी बोल देते हैं। शिक्षा को लेकर, एक शिक्षा बहुत बड़ा हथियार होता है समाज को। बहादुरगंज से आप है तो मैं चाहूँगा कि वहाँ के बारे में ही शिक्षा को लेकर आपके नेताओं द्वारा अगर कुछ किया गया हो या कोई ऐसी चीज़ें हो तो हम चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि 23 हाई स्कूल को मंजूरी दिया गया, जहाँ पे प्लस टू का दर्जा दिया गया। उसके बाद नेहरू कॉलेज का भी मुद्दा उठाया था आपका हमारे विधायक जी ने। तो काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम भी देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहादुरगंज का विधायक ऐवान में खड़ा होकर बोलता है, अपना बहादुरगंज का जितने भी तकलीफ है, जो मसला मसाइल, उस पर आवाज़ उठाता है। ये बड़ी बात है। हाँ, ये एक चीज़ जो है कि 16 साल तक जो बहादुरगंज की आवाज़ को विधानसभा में रखा नहीं जा रहा था, अब बातों को रखा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि बहादुरगंज की जब बात आई तो उसमें 4-5 ऐसी पुल है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। नंबर 1 लोधावाड़ी पुल जी, आज से नहीं है कि इनके जीते से, ये मैंने बहुत पहले से मैं समझता हूँ कि शायद 20 से 25 साल पहले का होगा माना। लोधावाड़ी पुल, गुरुमरा पुल, और उसके बाद एक दारुलूम वाला जो सड़क है, मसूर साहब का घर होता जा रहा है, चूँकि मसूर साहब वहाँ आरोप लगाते हैं कि उनका घर है, चूँकि वो भी कैंडिडेट है, इस वजह से वो रोड बना। तीसरा रोड और चौथा रोड ये है कि चौथा एक रोड और है जो कि वो बन चुका है, जिसमें तबरेज हाशमी साहब ने वो गाना गाया था कि विधायक चले हेलीकॉप्टर से बारात और जनता चले। मैं भूल रहा हूँ किस तरह से था, शायद तबरेज हाशमी का वो था, तो वो बन चुका है। उसका शिलान्यास में मैं भी मौजूद था, वो डोहर वाला, खैर वो बन चुका है। लेकिन ये 3 जो काम है, एक हाईटेक है, इसको लेकर क्या कुछ कब तक ये काम आपको देखिएगा? लोधावाड़ी पुल, गुरुमरा पुल और वो मसूर साहब वाला रास्ता, इन तीनों पुल के लिए लगे हुए हैं। माननीय तेजस्वी यादव से भी मिले हैं वो इसके लिए, और तेजस्वी यादव जी भी इस पर ये है। आप देखिएगा बहुत जल्द ये पुल बनकर तैयार होगा। हम चाहेंगे कि आज आपसे विदा लेते हैं, लेकिन गुजारिश करेंगे कि बातों के दरमियान में हमारा काम होता है कि हर तरह के सवाल करें। आप कमेंट को थोड़ा मर्यादित रखिए, चूँकि इससे आपकी पहचान झलकती है, और अपने खिलाफ बातों को भी आप सुनने का क्षमता रखिए और अपने विरोधियों को भी प्यार से जवाब देने का मादा रखें, अन्यथा आप सोशल मीडिया तक ही बने रह जाएंगे, ज़मीन पर आपका कभी कुछ होगा भी नहीं। इस बात को आप समझिए, चाहे आप किसी के भी समर्थक है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो गाली गलौज कर देते, जैसे कि आप ही ना जब उनका खिलाफ बोला कोई आके गाली देते, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो अगर वो उस पार्टी से प्यार करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, तो इसका मतलब उसको बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कर रहे हैं। अगर आप सच्चे समर्थक हैं तो प्यार से उनको इस तरह की बातें करिए कि जो रेहान फजल आपका नेगेटिव में है वो भी पॉजिटिव में आ जाए। इसी तरह हम आपके बीच आते रहते हैं, अपनी बातों को रखते रहते हैं। आज के वार्तालाप में रेहान फजल साहब दिशा टूली से अपनी बातों को रख रहे थे। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मुद्दा है, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं चर्चा, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है तो KDB लाइव आपके लिए हाजिर है। लेकिन आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और हमारी बातें कैसी लगती है अगर आप पर्सनली हमें जानते हैं तो कॉल कर सकते हैं, अन्यथा जो नंबर चल रहा होगा वो KDB लाइव का ऑफिशियल नंबर है। आप इस नंबर पर फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। आपको एक बात और बता दें, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी भी तरह के बिजनेस में हैं, अगर उसे प्रमोट करना चाहते हैं कि लोगों तक आपके बिजनेस की जानकारी जाए, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपका बिजनेस करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जो ऑफिशियल नंबर चला है उस पर आप कॉल कीजिए, आपके बिजनेस को प्रमोट करने का काम KDB